बीए थर्ड ईयर में अपना विचारक है रूसो। इसके बारे में हमने बहुत कुछ जाना है। रूसो की सामान्य इच्छा के बारे में हम आज विचार करेंगे। रूसो ने जो सामान्य इच्छा बताई उसके बारे में बताया कि व्यक्ति की जो इच्छा है वो दो तरह की होती है, एक तो यथार्थ होती है और एक आदर्श होती है। और यथार्थ की बजाय उसने आदर्श को ज्यादा महत्व दिया है और बताया है कि व्यक्ति की आदर्श इच्छाओं का योग ही सामान्य इच्छा है, जो कि स्थायी होती है, लोकतंत्र के अनुकूल होती हैं, जो कि एक तरीका से सर्वगुण संपन्न होती हैं, लोक कल्याण की भावना होती है, उसमें सद्भावना, सदिच्छा, स्थायित्व, अविच्छेदता, ये बहुत सारे गुण उसमें होते हैं जो कि हमने पहली वीडियो में देखे। आज हम उसी सामान्य इच्छा की अगली कड़ी में जानेंगे कि सामान्य इच्छा का क्या महत्व है और सामान्य इच्छा की कुछ जो आलोचना है वो कौन कौन सी है। तो सामान्य इच्छा जिसके आलोचकों ने बताया है कि जो सामान्य इच्छा का विचार उसने दिया, उसकी हम क्या है कि व्यवहार में उसकी स्थापना नहीं कर सकते, व्यवहार में उसको लाया नहीं जा सकता है। सामान्य इच्छा है वो काल्पनिक है, कोई महत्व नहीं रखती है। ऐसी बातों को लेकर के आलोचना की जाती है। तो कौन कौन सी आलोचना है वो देखते हैं। पहली है कि सामान्य इच्छा कैसी है, अस्पष्ट है और अव्यावहारिक है। एक व्यक्ति की सामान्य इच्छा क्या होगी या एक राज्य के अंदर सामान्य इच्छा क्या होगी, इसका निर्धारण कैसे होगा, ये बहुत जटिल है। ऐसा लग रहा है कि आलोचक कह रहे हैं कि रूसो ने हमें एक ऐसे अंधकार में ला करके छोड़ दिया है जहां हम सामान्य इच्छा के बारे में अच्छी तरह से सोच भी नहीं सकते हैं। तो रूसो की जो सामान्य इच्छा की जो धारणा है वो काल्पनिक है, ऐसा आलोचकों ने माना है। और इसकी इसी आधार पर आलोचना, इस आलोचना से जुड़ा हुआ एक नाम आता है बेपर। क्या नाम है? बेपर। पेपर ने क्या कहा है कि ये जो सामान्य इच्छा है स्पष्ट नहीं है। जब रूसो हमें सामान्य इच्छा का पता ही नहीं दे सका तो इसके प्रतिपादन का क्या लाभ है। सामान्य इच्छा के बारे में वेपर कह रहा है कि सामान्य इच्छा एक ऐसी काल्पनिक है, व्यवहारिक है, स्पष्ट है, जिसकी रूसो कोई व्याख्या नहीं कर सका, कोई स्पष्ट रूप से हमें ये नहीं बता सका कि सामान्य इच्छा क्या है। इस आधार पर वेपर कह रहा है कि रूसो ने हमें एक ऐसे अंधकार में ला करके छोड़ दिया है जहां हम अच्छी तरीका से सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या है सामान्य इच्छा। तो सामान्य इच्छा क्या होगी, स्पष्ट नहीं है, अव्यावहारिक है, काल्पनिक है, इसीलिए आलोचना की जाती है। बेपर इसका आलोचक है और बेपर ने बताया है कि रूसो ने हमें एक अंधकार में ला करके छोड़ दिया है जहां हम सामान्य इच्छा के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। भेद किया है जो काल्पनिक है, क्योंकि बताया अभी हमने कि रूसो ने अपनी जो सामान्य इच्छा है वो दो तरह की इच्छाओं के अंतर को देख करके बताई है। एक तो है यथार्थ इच्छा और एक है आदर्श इच्छा। यथार्थ इच्छा जो कि तुच्छ होती है, क्षणिक होती है, अस्थायी होती है। यथार्थ इच्छा जो कि स्थायी होती है और एक तरीका से दीर्घकालीन होती है और साथ ही साथ व्यावहारिक भी है। लेकिन इनका जो अंतर है वो इस शब्द से नहीं होता है कि यथार्थ और आदर्श में क्या है कि जो अंतर है वो स्पष्ट नहीं है। आलोचक कह रहे हैं कि कौन सी इच्छा कब तो यथार्थ होगी, कब आदर्श बन जाएगी, इसका हम सही तरीका से विभाजन नहीं कर सकते हैं, आकलन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो भेद है वो काल्पनिक है, या जो कहें कि भेद करना काल्पनिक है, कौन सी यथार्थ है, कौन सी आदर्श है। ठीक है विद्यार्थियों। और आलोचना है कि सामान्य इच्छा की व्याख्या भी संभव नहीं है। सामान्य इच्छा की व्याख्या क्या होगी या सामान्य इच्छा क्या होगी, इसका निर्धारण स्वयं कोई शासक वर्ग ही कर सकता है। और हो सकता है कि शासक कोई निरंकुश हो, अत्याचारी हो, अपनी इच्छा को ही वह मूर्त रूप देना चाह रहा हो। तो ऐसी स्थिति में वह निरंकुश भी हो सकती है, अत्याचारी विचारों की भी इच्छा हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में सामान्य इच्छा की हम व्याख्या संभव नहीं है, या सामान्य इच्छा से एक निरंकुशता का ही जन्म हो रहा है, अत्याचारी शासन पैदा हो रहे हैं, ऐसा इसमें माना गया है। आलोचक ऐसा मानते हैं। तो निरंकुशता को और अत्याचारी शासक को या राज्य को बढ़ावा दिया है, इसमें पोषक तत्व है एक तरीका से। क्योंकि एक विशेष अवसर पर सामान्य इच्छा कैसे निर्धारित हो, ये काम कौन करेगा, ये शासक वर्ग करेगा, सत्ताधारी वर्ग करेगा। और यदि उसमें अहम भाव है, यदि उसमें अत्याचार की भावना है, तो वो अपनी अत्याचार की भावना को एक कानून का रूप दे सकता है। हो सकता है कि
तो यहाँ निरंकुशता का जन्म हो रहा है। यहाँ अव्यवहारिक है, व्यभिचारी है एक तरीका से। तो ये और भी आलोचना है कि प्रतिनिधि प्रजातंत्र में संभव नहीं है, क्योंकि प्रतिनिधि प्रजातंत्र में क्या होता है कि जनता अपनी प्रतिनिधि चुनती है, वो प्रतिनिधि शासन चलाते हैं। लेकिन यथार्थ और आदर्श शिक्षा में तो क्या है कि जो संप्रभु व्यक्ति है उसी के पास सारे अधिकार होते हैं, प्रतिनिधि का कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पर। जो कि रूसो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का प्रबल समर्थक रहा है। आज प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संभव ही नहीं है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र तो छोटे देशों में ही संभव है, कम जनसंख्या वाले देशों में ही संभव है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता का सबका शासन में भाग लेना संभव नहीं होता है, और इसीलिए इस कमी को देख करके ही विश्व में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, जिसको हम कहें प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र, तो इसको अपनाया गया है, प्रत्यक्ष को नहीं अपनाया गया है। जिस प्रत्यक्ष की बात रूसो कर रहा था वो संभव ही नहीं है। तो यहाँ ये आलोचना हो गई। इसका कुछ थोड़ा महत्व भी देखते हैं। कुछ महत्व है जो कि राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है, रोमांचकारी आंदोलन की बात में भी इसका महत्व है। तो कौन कौन से महत्व हैं देखते हैं कि ये राष्ट्रवाद का एक प्रेरक रहा है। आपको बता, रूसो एक महान प्रजातंत्र के पोषक व्यक्ति रहे। राष्ट्रवाद की भावनाएं उन्होंने बताई और बताया कि जो संप्रभुता है वो निरंकुश होती है। संप्रभुता में एकता, अखंडता, आद्यता, सर्वोच्चता, ये जब गुण होते हैं तो ये सब गुण किसके हैं? राष्ट्र के हैं, एक देश के हैं। तो ये एक राष्ट्रवाद का भी प्रेरक बन गया, स्वतंत्रता समानता का भी प्रेरक बन गया। जब हमने देखा कि रूसो के जो विचार हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात कर रहे हैं, तो ये एक तरीका से भावनात्मक दृष्टिकोण है, रोमांचकारी दृष्टिकोण है। और ये भावनात्मक दृष्टिकोण और आंदोलन फ्रांस की क्रांति से भी प्रभावित हुआ, या यूं कहें कि रूसो के विचारों का प्रभाव फ्रांस की क्रांति में भी देखने को मिला। तो यहाँ रूसो का प्रभाव रोमांचकारी आंदोलन में भी है, क्रांतिकारी आंदोलन में भी है, और प्रत्यक्ष रूप से उसका जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा वो कौन से देश पर पड़ा? फ्रांस पर पड़ा। फ्रांस की क्रांति में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा है? रूसो के विचारों का रहा है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, आपको पता है फ्रांस की क्रांति का एक नारा था, और वो सब किससे प्रेरित है? रूसो से। एक है ये प्रजातंत्र का भी प्रतिष्ठापक रहा है। आपको पता है रूसो प्रजातंत्र का ही श्रेष्ठ व्याख्याकार है। तो यहाँ इसका ये भी महत्व बन गया रूसो की सामान्य इच्छा का, ये प्रजातंत्र की पोषक है, बढ़ावा देती है। एक इसका रूप यह है कि सामाजिक स्वरूप को सुदृढ़ रूप प्रदान किया है इसने। कहने का मतलब यह है कि सामाजिकता की स्थापना की है, समाज की व्यवस्था को बनाए रखने का काम किया है। जब हमने देखा कि रूसो के जो विचार थे, एक तरीका से जब देखा कि व्यक्ति सद्गुणी है, अच्छा है, एक तरीका से पशुतुल्य के रूप में एक आदर्श बराबर है, तो ये सब विचार उसके सामाजिक स्वरूप को सुदृढ़ बना रहे हैं। तो यहाँ उसका महत्व भी है, राष्ट्रवाद के रूप में है, फ्रांस की क्रांति के रूप में उसका महत्व है, प्रजातंत्र को बनाए रखने में और उसकी स्थापना करने में भी इसका महत्व है, क्योंकि रूसो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का व्याख्याकार है, प्रबल समर्थक है। तो यहाँ हमने आलोचना देखी और इसके महत्व पर विचार किया। आलोचना को एक बार और विचार करते हैं कि ये अस्पष्ट है, व्यावहारिक नहीं है, भेद काल्पनिक है। जो यथार्थ और आदर्श का भेद किया है वो भी काल्पनिक है, और निरंकुशता को ये बढ़ावा दे रहा है। और यह है कि ये प्रतिनिधि प्रजातंत्र में तो कतई संभव नहीं है। प्रतिनिधि जो प्रजातंत्र होता है उसमें ये हम विचार देख नहीं सकते हैं कि क्या सामान्य होगी, इसलिए यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा का जो भेद है वो भी गलत है। और यहाँ यह आलोचना जो बेपर ने की है वो वास्तव में सही की है कि रूसो ने हमें एक ऐसे अंधकार में लाकर छोड़ दिया है जहाँ हम सामान्य इच्छा के बारे में अच्छी तरह से सोच भी नहीं सकते हैं। तो महत्व ऐसा नहीं है कि सामान्य इच्छा की जो आलोचना है उसके बाद रूसो के विचारों का या इसकी इच्छा का महत्व ही खत्म हो गया हो। इसका महत्व बरकरार है, क्योंकि रूसो के राजनीतिक विचारों में सबसे ज्यादा यदि कोई महत्वपूर्ण विचार बनता है तो वो सामान्य इच्छा का बनता है। और प्रश्न भी यहाँ से आता है रूसो की सामान्य इच्छा क्या है, उसकी विवेचना करें। तो विवेचना में उसकी आलोचना तो आएंगी, महत्व भी आएगा। तो ये महत्व है, ये प्रभावशाली रही, फ्रांस की क्रांति के लिए प्रेरणा का प्रतीक रही, सामाजिक स्वरूप इसने प्रदान किया और राष्ट्रवाद को इसने बढ़ावा दिया। तो ये इसके महत्वपूर्ण बिंदु रही जिससे इसका महत्व स्पष्ट हो रहा है।
तो यहाँ हमने रूसो के विचार देखे और उसकी आलोचनाएं और उसके राष्ट्रवाद के जुड़े महत्व को भी देखा। तो बाकी और जो विचार हैं वो आगे वीडियो में